नमस्कार मित्रों, मैं आदर्श एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आइडियल आदर्श साइंस पर स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं, आगामी महीनों में बीपीएससी टीआरई 4.0 की परीक्षा आने वाली है। तो उसी परीक्षा को टारगेट रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हम एनसीईआरटी के अध्याय को, क्लास 9 के अध्यायवार समरी को पढ़ते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं। तो चलिए आज इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हमने अध्याय 1 से लेकर अध्याय 4 तक कंप्लीट कर लिया था, परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ जीवन की मौलिक इकाई। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सीधे हम पहुंचते हैं अध्याय 5 पर और इसके समरी को पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए मित्रों, यह है हमारा अध्याय 5, जीवन की मौलिक इकाई, यानी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और यह है इस चैप्टर का पूरा विवरण। लेकिन विवरण पढ़ने से पूर्व हम पहुंचेंगे सीधे इस पाठ के समरी पर। समरी आप जानते हैं एनसीईआरटी आपने क्या सीखा करके देती है। हम इसे पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं। किसी भी परीक्षा में एनसीईआरटी के वन लाइनर क्वेश्चन इसी वन लाइनर फॉर्म से बनने की उम्मीद में रहते हैं। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। पहला लाइन में लिखा गया है कि कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली होती है। ये झिल्लियां लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती हैं। कोशिका झिल्ली कोशिका का सक्रिय भाग है। यह पदार्थों की गति को कोशिका के भीतर तथा बाहरी वातावरण से नियमित करती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति भी होती है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ये नोटेड पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेइंग हेयर, पादप की कोशिकाओं में स्थित कोशिका भित्ति फंजाई तथा बैक्टीरिया को अल्प परासरण दाबी घोल माध्यम में बिना फटे जीवित रहने देती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? यूकैरियोट में केंद्र दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है। यह कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है। अंतः कोशिकीय परिवहन तथा उत्पादक सतह के रूप में कार्य करता है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है यहाँ पर, गोल्जी उपकरण, यानी गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिकाओं का स्तंभ है, पिलर है। यह कोशिकाओं में बने पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकेजिंग भी करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है, अधिकांश पादप कोशिकाओं में झिल्ली युक्त अंगक जैसे प्लास्टिड होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट तथा ल्यूकोप्लास्ट। इस दोनों का क्या नाम है? क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। इस नाम को भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है, जो क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य संचय करना है। ल्यूकोप्लास्ट का जो प्राइमरी वर्क है वो संचय करना है, ये संचय करता है। उसके बाद अधिकांश परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है। यह कोशिका की स्फीति को बनाए रखती है और अवशिष्ट पदार्थों सहित महत्वपूर्ण पदार्थों का संचय करती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं होता है। उनके क्रोमोसोम के स्थान पर न्यूक्लिक अम्ल होता है और उनमें केवल छोटे राइबोसोम अंगक के रूप में होते हैं। तो देखा मित्रों, हमने चैप्टर नंबर 5 के समरी को पढ़ लिया और समझने का भी प्रयास किया। मैं आशा करता हूँ कि आप इसके हर एक पॉइंट, वन लाइनर पॉइंट को समझ चुके होंगे। तो चलिए कुछ पॉइंट्स को भी देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस पार्ट के अंदर दिया गया है उसे भी समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर एक वैज्ञानिक के नाम में हाईलाइट करके वैज्ञानिक का नाम दिया गया जिनके विषय में हमें बताया है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, कैमिलो गोल्जी का नाम 7 जुलाई 1843 को ब्रेसिका के समीप कोरेटनो में हुआ था। उन्होंने पाविया विश्वविद्यालय में मेडिसिन का अध्ययन किया। 1865 में स्नातक करने के बाद उन्होंने पाविवा के सेंट मेटियो के अस्पताल में अध्ययन जारी रखा। उस समय उनकी सारी खोज तंत्रिका तंत्र से संबंधित थी। 1872 में उन्होंने एबियाटो ग्रेसे के एक दीर्घकालिक रोग के अस्पताल में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने सबसे पहले अपनी खोज इस अस्पताल के किचन में तंत्रिका तंत्र पर की थी, नर्वस सिस्टम पर की थी। उसके बाद उन्होंने इस छोटी सी किचन को प्रयोगशाला बना लिया था। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उन्होंने अकेली तंत्रिका तथा कोशिका संरचनाओं को अभिरंगित करने की क्रांतिकारी विधि प्रदान की। इस विधि को ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना गया है। इस विधि में उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के तनु घोल का उपयोग किया था और विशेषतः यह कोशिकाओं की कोमल शाखाओं की प्रक्रियाओं का मार्ग पता लगाने में महत्वपूर्ण था। सारा जीवन वे इसी दिशा में कार्य करते रहे और इस विधि में सुधार करते रहे। गोल्जी ने अपने शोध के लिए उच्चतम उपाधि तथा पुरस्कार भी प्राप्त किए। सन 1906 में इन्हें सैंटियागो रेम्योनी कजाल के
के साथ संयुक्त रूप से तंत्रिका तंत्र की संरचना कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये थे कैमिलो गोल्जी, इन्हीं के नाम पर ये चीज़ पढ़ा था। तो हमने इनके बारे में जो हाईलाइटेड पॉइंट था पूरा यहाँ पर पढ़ लिया। तो चलिए और हाईलाइटेड पॉइंट को देखते हैं और पढ़ते हैं। तो मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं किसी पाठ के शुरू में कुछ भूमिका बनाई जाती है, तो चलिए इस भूमिका को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा गया है कि कॉर्क की पतली कॉर्ड के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। कॉर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। सन 1665 में हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठकों को कोशिका कहा। सेल कोशिका लैटिन शब्द है, ये लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है छोटा कमरा। उपरोक्त घटना छोटी अथवा अर्थहीन लगती है। यहाँ जो घटना दिया गया है छोटी वो अर्थहीन लगती है, लेकिन विज्ञान के इतिहास में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं। इन एककों का एक वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया जाता है। इसे ही हम कोशिका कहते हैं। यहाँ जो उदाहरण बताया गया था सेल यानी वॉल को। उसके बाद आओ कोशिका के विषय में और जानकारी प्राप्त करते हैं। सजीव किससे बने होते हैं, ये क्रियाकलाप के माध्यम से बताया है। क्रियाकलाप तो हमको वैसा पढ़ना नहीं है। यहाँ एक डायग्राम दिया है, चलिए इसे देखते हैं। डायग्राम चित्र 5.1 करके दिया है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसमें कौन में क्या चीज़ लगा रहता है सो देखते हैं। सबसे ऊपर नेत्रिका लेंस लगा रहता है यहाँ पर। उसका प्रारंभिक समायोजन यहाँ पर होता है, सूक्ष्म समायोजन यहाँ पर होता है जहाँ से देखा जाता है। ये इसकी भुजा है, आर्म है इसका। अभिदृश्यक लेंस यहाँ पर लगा रहता है और मंच, ये यहाँ पर मंच है, यहाँ पर ही आप कोई भी चीज़ रख के उसको आँख लगा के यहाँ से देखेंगे। और ये घूर्णी पेच है, इससे आप इसको टाइट और ढीला कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे संग्राही लगा रहता है। ये नीचे दर्पण है, परावर्तक दर्पण यहाँ पर लगा रहता है और यह है इसका आधार। ये सूक्ष्मदर्शी स्लाइड है, इसमें स्लाइड करके फिर नए सामान को रख के आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद क्लिप लगा हुआ है और ये देह नलिका यहाँ से यहाँ तक लगी हुई है। यहाँ नेत्रिका लेंस है, यहाँ पर आँख लगा के आप पूरा इसको देखेंगे। तो ये है सूक्ष्मदर्शी का, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का चित्र। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर लिखा हुआ है इसे भी जाने। तो चलिए इसे भी पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ लिखा गया है जो कोशिका का सबसे पहला पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। यह नोटेड पॉइंट है। कोशिका का सबसे पहले पता किसने लगाया था? रॉबर्ट हुक ने। कब लगाया था? 1665 में। उसने कोशिका को कॉर्क की पतली काट में अणघर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। और उसके बाद ल्यूवेनहॉक 1674 ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया था। जीवित कोशिका का पता किसने लगाया था? ल्यूवेनहॉक ने 1674 में। और चलिए आगे पढ़ते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। कोशिका में केंद्रक का पता किसने लगाया था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। उसके बाद क्या कर रहा है? जेई पुरोकंज ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया था। उसमें जो जैविक पदार्थ होते हैं उसको जीव द्रव्य का नाम दिया था। दो जीव वैज्ञानिक एम स्लीडन 1832 एंड टी श्वान 1839 ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं। और ये जो टी श्वान एंड स्लीडन एंड श्वान ने जो दिया था सिद्धांत, इसी सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिका से बने होते हैं, ये पता चला। और वे जीवन की मूलभूत इकाई होते हैं। वे जीवन की मूलभूत इकाई होती हैं कोशिका। विर्चो 1855 ने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगकों को समझना संभव हो सका। तो इस प्रकार से कोशिका पर शुरू से ही अध्ययन होता रहा। 1665 से हुआ और यहाँ 1940 तक चला। 1665 में किसने शुरू किया था? रॉबर्ट हुक ने। फिर आपको ल्यूवेनहॉक ने, फिर रॉबर्ट ब्राउन ने, फिर स्लीडन एंड श्वान ने, उसका विर्चो ने, और सबसे अंत में यहाँ पर किसने किया था? 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका का जटिल संरचना तथा बहुत से अंगों का समझना संभव हो सका। तो इस तरह से हम कोशिका पर अध्ययन करते गए, नए नए वैज्ञानिक आते गए और उसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करते चले गए। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर एनसीईआरटी ने चित्र के माध्यम से बताया है जो मानव शरीर के विभिन्न कोशिकाएं होती हैं। पहला देखिए अंडाणु, ये भी एक कोशिका है एक तरह का। शुक्राणु, ये भी एक कोशिका है। ये वसा कोशिका है। ये अस्थि कोशिका है और ये हमारी तंत्रिका कोशिका है। उसके बाद ये रुधिर कोशिका है जो रुधिर में पाई जाती है और ये चिकनी पेशी कोशिका है। तो इस तरह से आप बहुत सारे कोशिका यहाँ पर देख सकते हैं जो मानव शरीर के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए मित्रों, यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। हमने देखा कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका कैसे संगठित होती है? यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देंगे: प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संभव है। तो ये आपने देखा जो कोशिका
कैसे किससे बनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यह कोशिका की सबसे बड़ी बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर तथा बाहर आने जाने देती हैं। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती हैं। कोशिका झिल्ली के को इसलिए वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, इसीलिए इसको वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। किसको? कोशिका झिल्ली को। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर कोशिका में पदार्थों की गति कैसी होती है, पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आता है, वो यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। हमने पिछले अध्याय में विसरण की प्रक्रिया के विषय में पढ़ चुके हैं। जो हमने अभी अध्याय खत्म किया था उसमें भी हमने विसरण के बारे में पढ़ा था। हमने देखा कि पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की और होती है। तो यहाँ पर हमने देखा जो प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं और कोशिका किस चीज़ से बनी होती है। इस तरह हमने बहुत सारे पॉइंट को देख लिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ कोशिका भित्ति के बारे में बताया गया है। तो चलिए कोशिका भित्ति के बारे में भी पढ़ते हैं। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। किस चीज़ की बनी होती है? सेल्यूलोज की। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है जो कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है, तो ये मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। हम इस परिघटना को निम्न क्रियाकलाप द्वारा देख सकते हैं। इस क्रियाकलाप के द्वारा हम कोशिका भित्ति की परिघटना के बारे में समझ सकते हैं। तो चलिए इस क्रियाकलाप को स्किप करके हम देखते हैं। तो केंद्रक किसे कहते हैं? केंद्रक, आपको याद होगा कि हमने प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाई थी। हमने इस झिल्ली पर आयोडीन की बूंद डाली थी। क्यों? यदि हम बिना आयोडीन के स्लाइड देखें तो हम क्या देखेंगे? प्रयत्न करो और देखो कि क्या अंतर है। अब हमने आयोडीन का घोल डाला, क्या प्रत्येक कोशिका समान रूप से रंगीन हो गई? ये था प्रश्न केंद्रक से रिलेटेड। अब यहाँ क्या कह रहा है? तो कोशिका के विभिन्न भाग रासायनिक संगठन के आधार पर विभिन्न रंगों से रंगे जाते हैं। कुछ क्षेत्र अधिक गहरे रंग प्रतीत होते हैं और कुछ कम। कोशिका को रंगने के लिए हम आयोडीन विलयन के अतिरिक्त सेफ्रोनिन अथवा मैथिलीन ब्लू विलयन का भी उपयोग कर सकते हैं। हमने प्याज की कोशिका को देखा है, आओ अब हम अपने शरीर से ली गई कोशिकाओं को देखें। इस तरह से केंद्रक के बारे में यहाँ पर बता दिया गया है। चलिए केंद्रक को हमने पढ़ लिया। तो देखिए यहाँ पर केंद्रक के बारे में और कुछ बताया गया है। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक अस्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर जा पाता है। कोशिका द्रव्य विषय में हम लगभग 5:2:4 में पढ़ेंगे, अनुभाग 5.2.4 में पढ़ेंगे। केंद्रक में क्रोमोसोम होता है जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकर दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल अणु के रूप में अगली संतति में डीएनए के माध्यम से आ जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण और संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। डीएनए में जो संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं वो विद्यमान होती हैं। उसके बाद डीएनए के क्रियात्मक खंडन को जीन कहते हैं। उनका जो क्रियात्मक खंड किया जाता है उसे जीन कहते हैं। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही है उसमें यह डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह रचनाओं के एक जाल का पिंड होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया में एक अकेले कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती हैं। अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती हैं। यह कोशिका के विकास व परिपक्वन को निर्धारित करता है तथा साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है। ऐसे क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं। ऐसे जीव जिसकी कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोट यानी प्रो यानी आदि अथवा पूर्व कैरियोट कैरियोन यानी केंद्रक। जिन जीवों में कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोट कहते हैं। जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोटिक कहते हैं। ये एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जिनमें केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें हम यूकैरियोटिक कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं चित्र 5.4 में और अन्य अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते हैं। चित्र 5.4 में दिखाया गया। ये हमारा चित्र 5.4 प्रोकैरियोटिक कोशिका यहाँ पर दिखाया गया। यह है कोशिका भित्ति, यह है कोशिकाएं और यह है प्लाज्मा झिल्ली और यह है इसके अंदर राइबोसोम। तो यही है हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका। चलिए मित्रों अब कोशिका द्रव्य के बारे में पढ़ते हैं। जब हमने प्याज की झिल्ली तथा मनुष्य के गाल की कोशिकाओं की स्लाइड को देखा तब हमें प्रत्येक कोशिका में एक
बड़ा क्षेत्र दिखा जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था। इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा था, इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं जिन्हें कोशिका अंगक कहते हैं। प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रकीय झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। वायरस में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है और इसलिए इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते जब तक कि यह किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपने बहुगुणन नहीं कर लेता है। तब जाके उसमें सेल डिवीजन होता है, तब उसका अस्तित्व आता है किसी वायरस का। तो ये हमने कोशिका द्रव्य को समझ लिया। अब उसके बाद हम देखते हैं जो कोशिका अंगक किसे कहते हैं। तो चलिए मित्रों, अब कोशिका अंगक के बारे में पढ़ते हैं। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है जिससे कि उसमें स्थित पदार्थ बाह्य पर्यावरण से अलग रहें। बड़ी तथा जटिल कोशिकाओं, जिसमें बहुकोशिक जीवों की कोशिकाएं भी शामिल हैं, को भी उपापचयी क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है जिससे कि वे जटिल संरचना तथा कार्य को सहारा दे सकें। इन विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं अंगक का उपयोग करती हैं। यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एक ऐसा गुण है जो उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग डिफरेंट करके दिखाता है। इनमें से कुछ अंगक केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं। हमने पिछले अनुभाग में केंद्रक के विषय में पढ़ा है। अंतर्द्रव्यीय जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड तथा रसधानी कोशिका अंगकों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जिन पर हम विचार करेंगे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कोशिकाओं को बहुत निर्णायक कार्य करते हैं। ये था कोशिका अंगक के बारे में पूरा विवरण। तो चलिए अब 5.2.5 जो यहाँ पर दिया गया था, अभी कुछ देर पहले मैंने यहाँ पर पढ़ा था, जो 5.2.5 अनुभाग में देखेंगे तो वो यहीं पर अनुभाग है, अंतर्द्रव्यीय जालिका, जिसे हम ER कहते हैं। उसके बाद चलिए पढ़ते हैं इसे। अंतर्द्रव्यीय जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी नलिका अथवा गोल अथवा आयताकार थैलोपुटिकाओं की तरह दिखाई देती है। अंतर्द्रव्यीय जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। अंतर्द्रव्यीय जालिका दो प्रकार की होती हैं, खुरदुरी अंतर्द्रव्यीय जालिका RER तथा चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका SER। RER सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदुरी दिखाई पड़ती है क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषित होती है। RER तैयार प्रोटीन को आवश्यकतानुसार ER के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। SER वसा तथा लिपिड अणुओं को बनाने में सहायता करती है। यह कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम एवं हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में ER भिन्न रूपों में दिखाई देती है, परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का निर्माण करती है। तो ये था अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी ER के बारे में पूर्ण विवरण। चलिए उसके बाद और क्या लिखा है, चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए चित्र 5.5 में जंतु कोशिका के बारे में दिखाया गया है। यह इसका सबसे केंद्रक जो इसके केंद्र में है। यह केंद्र की झिल्ली जो यहाँ पर लाइन करके दिखाया गया है। यह चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका यहाँ पर दिखाया गया है। यह हुआ गोल्जी उपकरण जो यहाँ पर दिया है। प्लाज्मा झिल्ली ये हो गया। तारक केंद्र जो हमारा है वो यहाँ पर उपस्थित रहता है। ये हमारा लाइसोसोम है, ये हमारा राइबोसोम है और माइटोकॉन्ड्रियन है। और खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका और कोशिका द्रव्य यहाँ पर जो पूरा फैला रहता है, ये कोशिका द्रव्य दिखाया गया है चित्र 5.5 में जंतु कोशिका। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है, इस प्रकार ER का एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्र के मध्य पदार्थों मुख्यतः प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करना है। ER कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य भी करती है। एक वर्ग के जंतुओं जिन्हें कशेरुकी भी कहते हैं। अध्याय 7 में आप देख सकते हैं, इस चीज को हमने देखा था। अध्याय 7 जो आगे आएगा उसमें से हम देखेंगे कि यकृत की कोशिकाओं में SER विष तथा दवा के निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? जिन्हें हम कशेरुकी भी कहते हैं। चलिए आगे अब गोल्जी उपकरण के बारे में पढ़ेंगे। 5.2.5 का सेकंड पॉइंट है। ये था 5.2.5 का फर्स्ट पॉइंट जो अंतर्द्रव्यीय जालिका जिसे ER कहते हैं, और यह है गोल्जी उपकरण। तो गोल्जी उपकरण किसे कहते हैं? गोल्जी उपकरण का सबसे पहले विवरण कैमिलो गोल्जी ने किया था। कैमिलो गोल्जी के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था, अभी आगे पढ़ा था। कैमिलो गोल्जी यही है, कैमिलो गोल्जी का चित्र जहाँ पर आप देख पा रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं। गोल्जी उपकरण का सबसे पहले विवरण कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिका है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती है, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। उन झिल्लियों का संपर्क ER झिल्लियों से होता है और इसलिए जटिल कोशिकाएं झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती हैं। ये है हमारा
क्या, पादप कोशिका। पादप कोशिका में देख लीजिए यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हरित लवण जिसे कहते हैं। तो ये कोशिका द्रव्य है जो पूरे कोशिका में मिलेगा आपको। यहाँ पर राइबोसोम देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, बाह्य कोशिका, प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रीय झिल्ली, जो केंद्रक का झिल्ली जो होता है, केंद्रीय झिल्ली, गोल्जी उपकरण, ये हमारा केंद्रक हो गया। ये हरित लवक थाइलोक्साइड क्या है, थाइलोक्वाइड प्रदर्शित करते हुए, और ये हमारा हो गया केंद्रक। ये खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका, और ये रहा हमारा सबसे अंतिम में लाइसोसोम। तो ये था हमारा पादप कोशिका का चित्रण। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है ईआर में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। इस कार्य में शामिल है पुट्टिका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना। कुछ परिस्थिति में गोल्जी उपकरण के सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। तो चलिए अब लाइसोसोम के बारे में 5.2.5 का लाइसोसोम पढ़ते हैं। तो देखिए मित्रों अब लाइसोसोम को पढ़ते हैं। चलिए लाइसोसोम के बारे में लिखा गया, लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। लाइसोसोम बाहरी पदार्थ के कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। कोशिका का अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम में चले जाते हैं, जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं। सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़फोड़ सकने में ये सक्षम होते हैं। कौन, लाइसोसोम। उसके बाद कोशिकीय चयापचय जो होता है, मेटाबॉलिज्म जिसे कहते हैं, में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपने ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम की कोशिका को आत्मघाती थैली भी कहते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं। आरईआर इन एंजाइमों को बनाते हैं। आरईआर जो होते हैं अभी हमने बताया था, वो इसी एंजाइम को बनाते हैं। यहाँ कैमिलो गोल्जी के बारे में हमने पूरा पढ़ा था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट 5.2.5 का चौथा पॉइंट माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा गया है, जो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है, इसे पावर हाउस कहा जाता है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है, वलयाकार होती है। ये वलय एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंगक है। देखिए पूरा डिटेल यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया गया है, जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। आशा कर रहा हूँ कि आप समझ रहे होंगे। अद्भुत अंगक है माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत ही अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें उसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं भी बनाते हैं। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब पढ़ते हैं प्लास्टिड के बारे में 5.2.5 का 5वां पॉइंट। ये है हमारा प्लास्टिड। चलिए प्लास्टिड के बारे में पढ़ते हैं। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। प्लास्टिड जो होते हैं वो केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट जिसे रंगीन प्लास्टिड कहते हैं, और तथा ल्यूकोप्लास्ट जिसे श्वेत तथा रंगहीन प्लास्टिड कहते हैं। जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है। इसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। प्लास्टिड की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। प्लास्टिड बाह्य संरचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। तो ये था अबाउट प्लास्टिड। अब हम पढ़ेंगे अबाउट रसधानियाँ। रसधानियाँ किसे कहते हैं? पॉइंट नंबर 6। रसधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानी की माप कोशिका के आयतन में 50% से लेकर 90% तक होता है। पादप कोशिकाओं की रसधानियाँ में कोशिका द्रव्य भरा रहता है और ये कोशिकाओं की स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती हैं। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में स्थित होते हैं। ये अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन हैं। एक कोशिक जीवों जैसे अमीबा की खाद्य रसधानी में उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। कुछ एक कोशिक जीवों में विशिष्ट रसधानियाँ अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो ये था हमारे रसधानियाँ के बारे में। अब यहाँ पर भी कुछ और लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इसे पढ़कर हम इस पार्ट को अंत करेंगे। अगर आपको वीडियो और मेरे द्वारा किया गया मेहनत अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए। यहाँ पर लिखा गया है, प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है जिसके द्वारा वे विशिष्ट कार्य जैसे श्वसन, पोषण तथा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अथवा नए प्रोटीन बनाने में सहायक करते हैं। ऐसा उनकी झिल्ली तथा अंगों के विशिष्ट संरचना के कारण संभव हो पाता है। अतः कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। यह जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी होती है। तो ये था ये चैप्टर जिसे हमने पढ़ लिया, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। इसमें मोटा मोटी कोशिका के बारे में ही बताया गया है। जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो होता है वो हमारा
उसी का ही होता है। हमने इसके सारांश को भी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में ऊतक कहते हैं, और इसके सारांश को भी समझेंगे। तो तब तक के लिए मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।